हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और इस यूट्यूब चैनल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैंड रिटन नोट्स फॉर करंट अफेयर्स। तो आज तारीख हो गई है 13 मई। 13 मई के जो डेली करंट अफेयर्स हैं हैंड रिटन नोट्स में हम लोग इस चैनल में डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला करंट अफेयर है पेपर थर्ड इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन में एक आग सी लग गई है और इसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हाई के ऊपर चल रही है, जिसकी 7.8% के हाई के ऊपर चल रही है। जनरली अगर इन्फ्लेशन की बात करें गवर्नमेंट के डेटे के अकॉर्डिंग 4 ±2% होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी पिछले 2-3 महीने से रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ही हाई पे चल रहा है। तो इन्फ्लेशन होता क्या है हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। इन्फ्लेशन होता है कोई भी गुड्स एंड सर्विस हम जो डेली यूज करते हैं उसकी प्राइस में इंक्रीज होना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर दूध खरीदते हैं डेयरी से, अगर मिल्क खरीद रहे हैं उसकी प्राइस में इंक्रीज आ जाए जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसी का उल्टा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में होता क्या है, अपोजिट, मतलब जो प्राइस है किसी भी गुड्स की प्राइस का डिक्रीमेंट होना, मतलब उस गुड और या सर्विस की प्राइस की वैल्यू गिर चुकी है, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन को मेजर करने का बात करें तो इन्फ्लेशन को मेजर करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम। ये दो टाइप से अपने इन्फ्लेशन को मेजर कर सकती है, एक होता है WPI, एक होता है CPI। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो अब CPI की अगर हम लोग बात करें तो CPI जनरली मेजर करता है चेंज इन प्राइस ऑफ रिटेल बायर, मतलब छोटा बायर। इस पे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है जो छोटा बायर होता है, मतलब जो रिटेल बायर होता है वो कोई सामान खरीदता है। अगर कोई सामान सपोज करो एस सामान खरीद रहा है, तो उस सामान के खरीदने की प्राइस में कितना चेंज आया है उसको हम लोग बोलते हैं CPI। इस CPI का जो रिकॉर्ड होता है, इस CPI का रिकॉर्ड नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के थ्रू अपन को मिलता है। 4 टाइप के CPI होते हैं। पहला CPI होता है CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर, मतलब अपने किसान भाइयों के लिए। सेकंड CPI होता है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जो 9 से 5 काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए भी एक CPI होता है। उसके बाद CPI फॉर रूरल लेबर और CPI फॉर रूरल अर्बन कंबाइंड। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो ये पहले 3 होते हैं ना, इन पहले 3 की जो स्टेटिस्टिक होता है लेबर ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, वो डेटा रिलीज करता है। और जो CPI रूरल और अर्बन का जो कंबाइंड होता है उसका डेटा NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वाला रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या कर मेजर करता है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स इन होलसेल, मतलब जो आइटम बल्क में अगर खरीदते हैं ना, जो बल्क डीलर होते हैं वो जो आइटम खरीद रहे हैं उसकी प्राइस में कितना चेंज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स बनाए। और इसका जो डेटा है, इसका डेटा पब्लिश करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर हम लोग कॉसेस की बात करें इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, तो पहली चीज होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब एग्जाम्पल के तौर पे सबको खरीदना है, मतलब उस कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इतनी ज्यादा हाई हो चुकी है कि सबको उस सामान को खरीदना है, तब एक इन्फ्लेशन होगा जिसको हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके बाद आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में होता है कंपनी को प्रोडक्शन कॉस्ट, कंपनी ने उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा दिया है जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और थर्ड होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब कि कोई भी एम्प्लॉय है, सैलरीड एम्प्लॉय है या फिर कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसने अपना मार्जिन बढ़ा दिया है या फिर सैलरी बढ़ गई है उसकी, उस कंडीशन में क्या होगा, एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे बिल्ट इन इन्फ्लेशन। सबका, इसको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने याद किया है, सबका विकास सैलरी, मतलब अगर सबकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी तो भी एक इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा जिसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अगर हम लोग कुछ डिफरेंस की बात करें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI और CPI में क्या क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली ये दोनों की डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हो और मैंने आपको बता दिया है कौन कौन इसको
पब्लिश करता है, ये किसके मेजर करने के लिए होता है, और एक जो इसमें कुछ ही कंट्रीज यूज करती हैं WPI को, और जबकि CPI को 157 कंट्रीज यूज करती हैं। सो कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन मैंने बता चुका हूँ आपको। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मतलब कंपनी ने उस प्राइस की कॉस्ट के बढ़ा दिया है। और बिल्ट इन इन्फ्लेशन मतलब सबका साथ, सबकी सैलरी का साथ अपने आप इन्फ्लेशन एक बढ़ जाएगा। सेकंड करंट अफेयर की हम लोग बात करें तो पेपर 3 के रिलेटेड ये इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें हुआ क्या है, फिनलैंड जो कंट्री है ना, फिनलैंड कंट्री के लीडर्स ने बोला है दे आर इन फेवर ऑफ सीकिंग नाटो मेंबरशिप। मतलब उनको आज़ादी चाहिए, ऐसा हो नहीं रहा है लेकिन उनको आज़ादी चाहिए। किससे? रशिया से। इसमें क्या हुआ है, नाटो की हम लोग बात करते हैं। नाटो होता क्या है? नाटो का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको 4 अप्रैल 1949 में फाउंड किया गया था। नाटो को स्टैब्लिश किया गया था अंडर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी और वॉशिंगटन ट्रीटी, दोनों का मतलब सेम होता है। और इसको नाटो को बनाने वाली ये कुछ कंट्रीज थी, यूएसए, कनाडा एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। इनके थ्रू एक स्टैब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं नाटो। तो बेसिकली नाटो का फॉर्मेशन क्यों हुआ था? अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें तो जो ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज को एक सिक्योरिटी चाहिए थी। किससे? सोवियत यूनियन से। तो इसलिए इन लोगों ने आपस में मिलकर एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो इस सोवियत यूनियन से इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का इसका मेन काम है नाटो का। यह है नाटो आगे सारे। नाटो का हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो नाटो का हेडक्वार्टर ब्रिसेल बेल्जियम में है। तो इसके प्राइमरी गोल्स की अगर हम लोग बात करें, पहला गोल है कि डिफेंस ऑफ इट्स मेंबर, मतलब सबको बचाएगा फिर मचाएगा। और सेकंड है मेंटेन डेमोक्रेटिक पीस इन अटलांटिक कंट्रीज, मतलब डेमोक्रेटिक पीस के बारे में भी नाटो ही जवाबदार होता है इन सब कंट्रीज में। तो इसको याद करने के लिए एक चुपचाप हो गए, कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री चुपचाप हो जाओ, याद कर सकते हो आपकी मेंटेन डेमोक्रेटिक पीस और डिफेंस ऑफ इट्स मेंबर, सबको बचाएगा फिर मचाएगा। अगर हम लोग नाटो के आर्टिकल 5 क्या बताता है नाटो का? एन अटैक अगेंस्ट एनी वन एलाई इज कंसिडर एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल एलाइज। इसी के दम पे यूक्रेन रशिया से लड़ने वाला था। अगर वो यूक्रेन नाटो में आ जाता तो ये स्टेटमेंट आर्टिकल 5 के तहत नाटो का सही हो जाता और नाटो मिलके रशिया पे वॉर कर सकता था। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आर्टिकल 5 के अंदर, नाटो के अंदर ये दिया गया है कि एन अटैक अगेंस्ट वन एलाई इज कंसिडर एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल एलाइज। याद कर लो इसको कि एक को पेलोगे सब मिलके पेलेंगे, नाटो का मेन उद्देश्य ये। अगर फिनलैंड कंट्री की बात करें हम लोग तो ये है हमारी फिनलैंड कंट्री। बाकी सारे यहाँ पे जो मेंबर हैं सब नाटो के अंदर हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये रशिया पूरा आ रहा है। अगर रशिया के यहाँ पे अगर नाटो इतने पास में आ जाएगा तो रशिया क्या छोड़ेगा अपनी बाउंड्री को? नहीं छोड़ेगा ना। तो इसीलिए वो चाहता है कि ये फिनलैंड को नाटो की मेंबरशिप ना मिले, जिसकी वजह से रशिया ने भी ये बोल दिया है कि हम लोग अगर फिनलैंड अगर नाटो मेंबरशिप लेगा तो रशिया भी अटैक करने को तैयार है। अगला करंट अफेयर जो पेपर 2 फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कर्नाटका हमारे इंडिया का स्टेट है, उसने एक ऑर्डिनेंस ट्राउट बिल, एंटी करप्शन बिल के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास किया है। इसमें बेसिकली हुआ क्या है, 2021 में कर्नाटका में एक बिल पास हुआ था। बिल पास नहीं हुआ था, 2021 में कर्नाटक में एक बिल लाया गया था, मेंबर्स पार्लियामेंट में दिखाया गया था कि कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इसके अकॉर्डिंग, इस बिल के अकॉर्डिंग एक रिलीजियन से अदर रिलीजियन में कन्वर्जन रोक सको, जो कि फोर्स, फ्रॉड और मैरिज के थ्रू होता है। मतलब जो फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा है ना एक रिलीजन से अदर रिलीजन में, उसको रोकने के लिए कर्नाटका
में एक बिल दिखाया गया था 2021 में। उसी बिल को पास करना है बिकॉज इलेक्शन आने वाले हैं कर्नाटक के अंदर, इसलिए उस बिल को तेजी बढ़ा दी गई है। और सम ऑफ द स्टेट्स में ये बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, लाइक अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, यूपी एंड उत्तराखंड में इस टाइप के कुछ बिल ऑलरेडी पास हो चुके हैं। तो इस बिल का जो मेन प्रोविजन है, इस बिल में जो मेनली होता है, इसमें क्या होगा, पहला पीनल प्रोविजन। पीनल प्रोविजन यानी जेल जा सकता है। कोई भी कन्वर्जन, रिलीजियन का कन्वर्जन, ऑफेंस ऑफ कन्वर्जन इज नॉन बेलेबल, इसकी कोई बेलेबल वारंटी नहीं है। इसमें बेसिकली दो टाइप के आ जाएंगे, 3 से 5 साल की जेल या फिर 25,000 फाइन भरो। अगर कोई भी ऐसा वायलेट करता, कोई भी पर्सन अगर इस लॉ को वायलेट करते हुए पकड़ा गया तो उसको इतनी हो सकती है जेल, 3 से 10 साल की जेल हो सकती है या 50,000 फाइन हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन किसी माइनर, वुमेन या SC ST कम्युनिटी मेंबर को एक रिलीजन से अदर रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा तो। अब इसमें एक प्रोविजन दिया गया है कि जो पर्सन अपने मन से, जो आदमी अपने मन से एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन जाना चाहता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो अगर एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन जाना है उसको, तो 30 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। किसको? DM साहब को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसको बताना पड़ेगा। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक इंक्वायरी बैठा लेंगे। उस इंक्वायरी में वो पता लगाएंगे कि ये जो कन्वर्जन है, व्हाट इज द रियल इंटेंट ऑफ दिस कन्वर्जन, उस कन्वर्जन का रीजन क्या है उस आदमी के लिए। अगर ये पर्सन अगर फेल हो जाता है DM को बताने के लिए, तो जो कन्वर्जन हुआ है उसके अंदर वो वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगला आर्टिकल छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन सेकंड पेपर 2 और पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। हंगर रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट थ्रेट। जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है ना, क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से हंगर बढ़ सकता है। IFPRI एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जिसने एक रिपोर्ट जारी करी है। उसमें उसने ये बताया कि इंडिया का फूड प्रोडक्शन है 16% से डिक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से 23% लोग हंगर में जा सकते हैं बाय द ईयर 2030। तो ये बेसिकली उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि IFPRI है क्या। तो IFPRI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, ये 1975 में फाउंड हुआ था, 47 साल हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को बने हुए। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन फोकस है कि ये हंगर को खत्म करना चाहता है। इसकी लोकेशन USA में है ये, और ये पूरे ग्लोबली सर्व करता है। तो बेसिकली आज का पहला पार्ट में इतने सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सेकंड पार्ट जल्दी मैं बनाऊंगा, शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। और आपको अगर ये सब वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस चैनल में हम लोग डिस्कस करेंगे हैंड रिटन नोट्स, जो कि UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेसिकली सारे नोट्स आप याद मत करो, जो चीज़ें हैं बस अपने दिमाग में रखो कि ये हो सकता है। अगर आपको सिंपली पढ़ा दिया जाए तो आपको कुछ याद नहीं होगा, इसलिए मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को याद हो सके, सिंपल टर्म्स